नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है और देश की राजधानी दिल्ली से है। हुआ कुछ यूं कि 3 अप्रैल 2024 को रात में 10:38 पर दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि मेरी बेटी डाबरी थाना एरिया के राजापुरी के गली नंबर 10 में एक अपार्टमेंट में रहती थी। मैं अभी भागकर मेरठ से आया हूं क्योंकि उसका फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया है। एक चाबी में गेट से, उसकी एक चाबी गेट पे रहती है, चाबी लेकर गया। फ्लैट में बाहर से ताला बंद था, ताला खोला, ताले के भीतर गया। पूरे फ्लैट का सामान अस्त व्यस्त था। मेरी लड़की कहीं फ्लैट में दिखाई नहीं पड़ रही थी। खून के निशान फर्श पर दिख रहे थे। मुझे अंदेशा है कि मेरी बेटी की हत्या हो गई है। सीरियस सूचना थी। तमाम पुलिस वाले पहुंचे। वहीं पर डीसीपी अंकित सिंह भी पहुंच गए। कमरे में तलाशी लेनी शुरू हुई। सारा सामान अस्त व्यस्त था, लेकिन सामान ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई चीज हटाई, चोरी गई हो या निकाली गई हो। अस्त व्यस्त का मतलब ऐसा लग रहा था कि दो लोगों के बीच इस कमरे में संघर्ष हुआ है। ब्लड स्टेन्स कई जगह पड़े हुए मिले। ब्लड स्टेन्स को ट्रेल करते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारी एक बड़ी अलमारी के पास पहुंचे। अलमारी बाहर से बंद थी। अलमारी को खोला गया। तमाम उसमें पुरुष और महिलाओं के कपड़े रखे हुए थे। उसी में बीच वाले पोर्शन में, बीच वाले भाग में, अलमारी के 3 भाग होते हैं सामान्य रूप से। सबसे ऊपर वाला थोड़ा बड़ा भाग होता है जिसमें हैंगर में कपड़े टांगे जाते हैं। इन टांगने भर की जो पैंट या शर्ट की जो लंबाई होती है वो पोर्शन, बीच का पोर्शन और सबसे नीचे का पोर्शन। तो बीच के पोर्शन में एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा कि वो छिप कर बैठी हो या बिठा के बाहर से बंद कर दिया गया हो। देखते ही कॉल करने वाला जो लड़की का पिता था वो फौरन उसके जैसे ये कहते हैं उसके आंसू आ गए, वो चिल्लाने लगा। उनका नाम मोहम्मद मुस्तकीम था, जो मेरठ के रहने वाले थे। पुलिस ने उसको बाहर खींचा, देखा किसी भारी वस्तु से उसके सिर पर प्रहार किया गया है और उसके बाद पूरे शरीर में करीब 15 चोट के निशान थे। पुलिस ने फौरन उसको पंचायतनामा बनाया, उसका लिखा और सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के सामने ये संकट था कि कौन आया, कैसे आया, किसने हत्या की और कहाँ चला गया। थोड़ा सा उसमें उनके पिता ने मदद की। उन्होंने ये बताया कि 3 अप्रैल को दिन में करीब 3:30 बजे उनकी बेटी रुखसार, जिसकी डेड बॉडी उस अलमारी में मिली थी, उसने फोन किया और फोन करते समय वो बहुत घबराई हुई थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और ये कह रही थी कि आप फौरन आ जाइए। मुझे लगा कि इसके पति यानी विपुल, रुखसार की उम्र 26 साल और विपुल की उम्र 28 साल थी। मुस्तकीम कहते हैं कि मुझे लगा जैसे झगड़ा होता है आपस में, चूंकि एक साथ लिव इन में रह रहे थे तो हो सकता है कोई झगड़ा हुआ हो जिस गुस्से की वजह से वो चीख चिल्ला रही हो।
बात खत्म हो गई। फोन लड़की ने भी, रुखसार ने भी काट दिया, उसके पिता ने भी रख दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद, यानी 4:30 या 4:45 बजे, उन्होंने सोचा अब मामला शांत हो गया होगा, आपस का जो झगड़ा है वो निपट गया होगा, अब मैं इत्मीनान से फ़ोन करके पूछता हूँ कि आखिर क्या बात थी जो तुम इतना चीख चिल्ला रही थी। फ़ोन मिलाने पर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मुस्तकीम आगे बताते हैं कि मैंने ये सोचा कि कभी कभी गुस्से में मोबाइल ऑफ हो जाता है। फिर करीब 6:30 बजे के आसपास उन्होंने फिर फ़ोन किया, लेकिन फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उन्हें थोड़ी सी शंका हुई। मेरठ से वो बाकी परिवार वालों के साथ गली नंबर 10 राजापुरी के उस फ्लैट में पहुंचे। फ्लैट में बाहर से ताला बंद था। उन्हें यह जानकारी थी कि फ्लैट की एक चाबी बाहर सिक्योरिटी वाले गार्ड के पास रहती है। नीचे गए, सिक्योरिटी गार्ड से चाबी ली, ताले को खोला। दरवाजा खोलते ही वो फक रह गए। सारा सामान बिखरा हुआ और फर्श पर खून ही खून दिख रहा था। फौरन उन्होंने फोन किया और जब वो आगे बढ़ के देखने की कोशिश कर रहे थे कि बेटी कहाँ होगी, इसी बीच पुलिस आ गई। पता ये लगा कि उस सोसाइटी में सीसीटीवी नहीं है। मुस्तकीम ने बताया कि जो विपुल है, जो लड़का इसके साथ बहुत सालों से लिविंग में रह रहा है, उसकी एक गाड़ी है, गाड़ी का ये नंबर है। उसका मोबाइल नंबर भी बताया मुस्तकीम ने और अपनी बेटी का भी मोबाइल नंबर बताया। ये पता लगा कि करीब 8:30 बजे दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। नीचे निकलकर कॉलोनी से या उस सोसाइटी के बाहर निकलने पर जो सीसीटीवी लगे हुए थे, उनकी पड़ताल पुलिस ने शुरू की। तो ये पता लगा कि करीब रात में 9:30 बजे, रात में 9 बजे वो फ्लैट से बाहर निकला है और विपुल की कार बाहर जाती हुई दिख रही है। अकेला ही वो निकला और कार लेकर आगे बढ़ गया। आगे पुलिस ने ट्रैक किया। 5 टीमें इसमें बनाई गई कि ऐसा लगता है जब ये लोग 10:38 पर आ गए थे यहाँ पर और 9 बजे वो वहाँ से निकला है, 1-1.5 घंटे की बात है, बहुत दूर नहीं गया होगा। तो शहर से यानी दिल्ली से बाहर निकलने के जितने हाईवे और एक्सप्रेसवे हैं, वहाँ के लिए टीमें डिस्पैच कर दी गई। पहली अपडेट उनको हरियाणा के सोहना एंट्री पॉइंट से मिली। पता चला कि विपुल की कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ निकली है। उसी रास्ते पर गुजरात जाने का भी रूट है। चूंकि मुस्तकीम ने यह बताया था कि विपुल वो सूरत का रहने वाला है और सूरत में ही मेरी बेटी भी स्पा का काम करती थी, ब्यूटी पार्लर और स्पा का काम करती थी और वहीं से ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। तो पुलिस को लगा कि शायद वो गुजरात के रूट पर आगे गया होगा, लेकिन वहां से आगे जाकर 2 रूट हैं। जो लोग उस रूट पर चले हैं उनको पता है कि एक उदयपुर को और दूसरा कोटा को। पुलिस की दोनों टीमें दोनों रूट पर आगे पड़ने वाले किसी टोल प्लाजा पर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए आगे बढ़ रही थी। यह तय हो गया कि विपुल राजस्थान के रास्ते पर आगे जा रहा है। पुलिस पीछे पीछे और आगे। करीब 2:30 बजे पुलिस के कंट्रोल रूम में, मतलब 2 बजे के आसपास वो गाड़ी गई तो आगे, लेकिन वो अपने एग्जिट से बाहर नहीं निकली। एक्सप्रेसवे के एग्जिट से बाहर नहीं निकली या हाईवे के एग्जिट से बाहर नहीं निकली। पुलिस ने उस बीच में पता करना शुरू किया तो ये पता लगा कि 5 अप्रैल की रात करीब 2:30 बजे विपुल की कार भीलवाड़ा से निकली और आगे एक खंभे से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो गया।
पुलिस को वो गाड़ी हाईवे पेट्रोल वालों ने जहां ले जाकर खड़ी की थी वो गाड़ी रिकवर कर ली। हाईवे पेट्रोल वालों से पूछताछ हुई, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाल कर बताया कि करीब करीब 2:30 बजे ये कॉल इसके फ़ोन से कंट्रोल रूम पर आई थी कि मेरे गाड़ी का पोल से टकराने से एक्सीडेंट हो गया जिससे मुझे चोट लग गई है, मुझे फ़ौरन एम्बुलेंस चाहिए और मेरी गाड़ी को टो करके कहीं सेफ स्थान पर रखवा दें ताकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से लौट कर फिर इस गाड़ी का हला भला करूँगा या उसे बनवाऊँगा। पेट्रोल व्हीकल जो वहाँ पर उसको अटेंड करने के लिए गई थी उसको बुला के पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने कहा साहब कॉल आई थी, कंट्रोल रूम से बताया गया, हम नज़दीक थे, हम पहुँचे, फलानी कार थी, ऐसा लग रहा था कि नींद की वजह से या शराब पीने की वजह से या नशे की वजह से वो किनारे लगे खंभे पे टकरा गई। हम लोग वहाँ अपनी एम्बुलेंस लेके हाईवे की एम्बुलेंस लेकर पहुँचे, लेकिन उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ लोकल हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा, यहाँ इलाज बहुत महंगा है। एम्बुलेंस जो वो साथ में लेके गए थे, हाईवे वाली एम्बुलेंस जो इंजर्ड को तुरंत गोल्डन आवर में पास के अस्पताल में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके ड्राइवर से कहा कि मुझे एक प्राइवेट एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दीजिए। उसने पैसा बताया होगा, उसी ड्राइवर के फ़ोन से अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करके ये बताया कि पैसा लेके तुम फला जगह पर आ जाना। इसी बीच में उस हाईवे पेट्रोल के एम्बुलेंस के ड्राइवर ने अपने परिचित किसी एम्बुलेंस वाले को बुलवा लिया और उस एम्बुलेंस पर बैठकर वो सूरत के लिए रवाना हुआ, क्योंकि हाईवे पेट्रोल ने अपनी इंक्वायरी में उससे पूछा था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये जो आप एम्बुलेंस मांग रहे हैं इनसे उसे कहाँ तक ले जाएंगे। तो उसने बताया कि मुझे सूरत भिजवा दो। पुलिस जब पहुंची तो उसने पहले एम्बुलेंस के ड्राइवर से पूछा। उसने बताया कि साहब हाँ, मेरे जानने वाले, चूंकि वो हाईवे एम्बुलेंस से किसी लोकल हॉस्पिटल में जाने को तैयार नहीं थे, मैंने अपने एक जानने वाले के एम्बुलेंस के ड्राइवर को फ़ोन किया, उसे बुलाया और वो उसी एम्बुलेंस से सूरत तक गए हैं। उसने उसका मोबाइल नंबर भी बता दिया कि साहब जिस एम्बुलेंस से ये शख्स गया है उसके ड्राइवर का मोबाइल नंबर फलाना फलाना है। फिर उस मोबाइल नंबर से उस एम्बुलेंस को ट्रैक किया गया और उदयपुर के पास पहुंचते पहुंचते पीछे से जो पुलिस की टीम ट्रेल कर रही थी वो पहुंच गई और विपुल को गिरफ्तार कर लिया गया। 10:48 पे जो सूचना एक लड़की की हत्या की आई थी, उसके 48 घंटे के भीतर विपुल गिरफ्तार हो गया। लेकिन इस बीच में पुलिस को लगभग 1400 किलोमीटर का सफर करना पड़ा, क्योंकि वो 9:30 बजे गाड़ी लेकर निकला, फिर कहीं रुका नहीं, वो आगे आगे और पुलिस की टीम पीछे पीछे, फाइनली जाके उदयपुर के पास गिरफ्तार किया गया। पूछताछ शुरू हुई, लाया गया, काफ़ी चोट लगी थी, प्राइमरी इलाज कराया गया, उसके बाद पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में उसने ये बताया कि साहब रुखसार और मेरा संपर्क सूरत में हुआ, मैं सूरत में काम करता था, ये मेरठ से पहले दिल्ली थी, दिल्ली के बाद ये सूरत आई, इसने वहाँ एक स्पा सेंटर खोल दिया और वहीं पहले उससे सोशल मीडिया से और फिर बाद में स्वयं मैंने वहाँ जाके संपर्क किया और मेरे उसके संबंध हो गए। दोनों जब वहाँ मिले तो दोनों ने ये सोचा कि हमारे लिए सूरत बहुत सेफ नहीं है और कुछ पैसा इकट्ठा करके हम लोग दिल्ली चल के एक फ्लैट लेंगे और वहीं नए सिरे से रोजगार करेंगे। रुखसार के पिता मुस्तकीम ने बताया
कि 2017 में रुखसार की शादी हुई थी, उसकी एक बेटी भी है, लेकिन पति से उसके रिश्ते ठीक नहीं थे और 2019 में उसका तलाक हो गया। उसने बेटी को मेरठ में अपने माता पिता के पास छोड़ दिया और सूरत में किसी रेफरेंस को लेकर स्पा में एक नया स्पा खोला, वहां काम करने लगी। वहां इसका काम चल पड़ा, पैसा वो इकट्ठा करने लगी। इसी बीच विपुल से उसकी जान पहचान हो गई और विपुल भी बहुत अच्छा आदमी सा नहीं था और उसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री थी और करीब 10 डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि उस पर 8 साल में 10 केसेस रजिस्टर्ड हैं। पुलिस उसका वहां पीछा कर रही थी। जब दोनों में अपनी अपनी बात हुई, उसने बताया कि मैं स्पा सेंटर चलाती हूँ, पहला पति ऐसा था वैसा था, छोड़ दिया। उसने भी बताया कि हाँ, हमारे पीछे भी थोड़ा पुलिस चक्कर लगाती रहती है, मेरे फला फला मुकदमे अभी कोर्ट में हैं, फला फला में पुलिस मुझे ढूंढ रही है। तो दोनों ने तय किया कि हम लोग दिल्ली चलेंगे, क्योंकि इस बीच रुखसार पर भी 3 मुकदमे कायम हो गए देह व्यापार चलाने के आरोप में। स्पा सेंटर पर कई बार पुलिस रेड में लड़कियां और उनके ग्राहक पकड़े गए थे, तो उसके लिए भी ये अनसेफ लग रहा था। कितनी जगह वो स्पा सेंटर बदलती, कहीं ना कहीं कोई न कोई पहचानने वाला मिल जाता। वहां से दोनों भाग के अभी 2023 में दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर रुखसार ने 7 लाख रुपए उसे दे दिए कि इससे हम लोग अच्छा फ्लैट खरीदेंगे। 35 लाख रुपए का लोन भी दोनों ने मिलकर सैंक्शन करा लिया और वहीं पर ये इन लोगों ने फ्लैट बुक करा लिया। फ्लैट जिससे लिया है वो फ्लैट पार्टनरशिप में खरीदा गया था और विपुल रुखसार ने किससे खरीदा ये तब तक पता नहीं लगा था। फ्लैट लेने के बाद वहाँ 5-6 महीने 8 महीने बिल्कुल ठीक ठाक उनके गुजरे। दोनों ही नशे के आदी थे। विपुल शराब पीता था और रुखसार ड्रग्स लेती थी। विपुल ने बताया कि 3 तारीख को हम दोनों ने ड्रग्स खरीद के ले आए थे। वही स्मैक या जो भी जिस तरह की भी ड्रग होती हैं जो ज़्यादा किक देती हैं, वो खरीद कर ले आया था और दोनों ने ड्रग्स का सेवन किया। उसका ये कहना है, अब उसकी बात को सही या गलत बताने के लिए रुखसार तो थी नहीं, मर चुकी थी। उसका ये कहना है कि रुखसार मुझसे ये कहती थी कि भाई लोन का पैसा भी अदा करना है और इसकी किस्तें भी सब जमा करनी है, ये जितनी जल्दी हो सके कर लो, नहीं कर्ज अगर चढ़ता गया तो एक दिन ये नीलाम होगा फ्लैट और फिर हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसी बीच में बात करते करते उसने ये भी कहा कि ये मत भूलना कि मैंने अपनी गाढ़ी कमाई का 7 लाख रुपए भी तुम्हें फ्लैट खरीदने के लिए दिया है। तुम इंतज़ाम करके, पैसों का इंतज़ाम करके जल्दी से जल्दी इस फ्लैट का लोन और किस्तें पूरी कर दो। इसी बात पर हम दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद भारी वजनी चीज़ से उसके सिर पर मैंने जोर से वार किया। वहीं पर वो गिर पड़ी, थोड़ी देर में बेहोश हो गई। फिर सब्जी काटने वाली चाकू से उसकी नसें मैंने काट दी ताकि जिंदा रहने की कोई संभावना न हो। फिर उसे गोद में उठा के अलमारी में बीच में इस तरह से बिठा दिया ताकि अगर कोई देखे तो उसे लगे कि ये भीतर बैठी है। जब 5 तारीख को पुलिस उदयपुर से गिरफ्तार करके उसे ले आई, फिर मौके पर जांच करने के लिए, तब वहाँ पर लोगों ने बताया, वहाँ भीड़ बहुत लग गई। तब लोगों ने बताया कि इन दोनों का बिहेवियर थोड़ा अजीब था। लड़की कभी फ्लैट के बाहर निकलती नहीं थी और लड़का हमेशा बाहर बाहर ही रहता था। फ्लैट वालों को सिर्फ ये पता था कि ये दोनों वैलेंटाइन डे के दिन यहाँ शिफ्ट हुए थे। तो ये अंदाज लग गया कि जरूर ये एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं।
लड़का हिंदू था और लड़की मुस्लिम थी, ये भी फ्लैट के सारे लोग अच्छी तरह जानते थे। ये भी बताया गया कि वो फ्लैट के अंदर रहती थी, किसी से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। नितिन जो उस फ्लैट के ऊपर रहते हैं और उस फ्लैट की खरीदारी में बतौर गवाह जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने ये बताया कि फ्लैट लड़की के नाम लिया गया है। बाद में विपुल ने बताया कि चूंकि पैसा मैक्सिमम उसी ने दिया था, लोन भी अपने नाम पे कराया था, इसलिए फ्लैट भी हमने उसी के नाम पर लिया था। उसने बताया नितिन ने कि अभी घटना के 3-4 दिन पहले पार्किंग में वो मिला था। मैंने जब उससे पूछा कि सब ठीक तो है, जैसे कटसी में प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज करते समय लोग, क्या चल रहा है, सब ठीक तो है, लेकिन उसका कोई जवाब विपुल ने नहीं दिया था। इसी से पता लगता है कि उन दोनों के बिहेवियर ऐसा था कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। बहरहाल सारी चीज़ें उसने बताई कि इस तरीके से मार दिया। मार के मैं सीधे 8 बजे की घटना उसने बताई। 9:30 बजे गाड़ी ले गया पेट्रोल पंप पे, जहां अपनी टंकी फुल कराई और जहां से चलना शुरू किया। रास्ते में ढाबे पर जहां उसने चाय पानी की और आगे जाके जहां पूरा खाना खाया, एक एक चीज़ की जानकारी उसने बता दी। पुलिस ने यह भी बताया, डीसीपी अंकित सिंह बताते हैं कि विपुल के पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं सूरत में, और धमकी देने के एक मामले में विपुल और उसके पिता पर पहली एफआईआर हुई थी और दोनों जेल भी गए थे, और कुछ दिन बाद वो जेल से जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद 2017 में विपुल डिप्लोमा कोर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी चला गया, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए बीच कोर्स में ही वो सिडनी से वापस भारत लौट आया और उसने हथियारों की तस्करी और ड्रग्स के बेचने वाले नेटवर्क में वो शामिल हो गया, जो नेटवर्क गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ था। जून 2020 में विपुल के खिलाफ इसी आर्म्स रैकेट में गुजरात में आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज हुआ। गिरफ्तारी के डर से वो दिल्ली भाग आया। यहाँ वो ड्रग्स सप्लाई चेन में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा, लेकिन इस चेन का पता लगते ही दिल्ली पुलिस ने 2020 में उसको एनडीपीएस में, यानी ड्रग्स की तस्करी में अरेस्ट कर लिया। जेल के भीतर वो गोगी गैंग के कांटेक्ट में आ गया था, इसीलिए पुलिस के रिकॉर्ड्स में गोगी गैंग मेंबर के रूप में वो अंकित हो गया। बात ये तब शुरू हुई जब जेल कैंपस में आकाश नाम के एक व्यक्ति पर जेल के इनमेट्स ने हमला कर दिया था, जिसमें एक विपुल भी नामजद था। उस पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ। 2023 में वकीलों की कृपा से वो पैरोल पर छूटकर बाहर आ गया, लेकिन वापस कभी नहीं गया। मैंने पहले भी बताया कि एक ओपन जेल से भागने वाले अपराधी पर न तो कोई रिवार्ड हुआ, न उसके बारे में कहीं चर्चा हुई, भाग गया। न किसी ने पलट कर देखा कि आजीवन कारावास की सजा पाया हुआ सजा याफ्ता अपराधी है, भाग के कहाँ गया होगा। और फाइनली उसने उस महिला की हत्या की थी, बोरी में भर के उसकी लाश को फेंक दिया था। मैंने भी 2-3 दिन पहले आपको बताया था। ठीक ऐसा ही इसमें हुआ। पेरोल जंप करके वो भाग गया, दिल्ली आकर बस गया। दिल्ली में वो एक प्रॉपर नेटवर्क ड्रग्स का चलाता रहा। किसी को फिक्र नहीं हुई कि आदमी कहाँ से आया है, कौन है। जब पकड़ा गया तब ये बात पता लगी। फिर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने महिला के बारे में भी गुजरात पुलिस से संपर्क किया, तो ये पता लगा कि रुखसार पर भी 3 मामले दर्ज हैं। गुजरात में स्पा की आड़ में देह व्यापार कराने के आरोप में उसके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ, पुलिस ने अरेस्ट भी किया। इसी के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपना काम दिल्ली में ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। फिर वो दोनों दिल्ली के लिए भाग गए।
ये ठीक उसी तरह से है, श्रद्धा आफ्ताब वाला किस्सा आपने सुना होगा। और 35 टुकड़े किए गए, फिर 300 लीटर का फ्रिज खरीदा गया, उसमें रखा गया, ग्राइंडर से काटा गया, रोज एक एक टुकड़े को वहाँ ले जाकर डिस्पोज ऑफ किया गया, ताकि कोई पहचान, छतरपुर के जंगलों में डिस्पोजल किया गया। इस तरह की घटनाएं हुई थी लिव इन रिलेशन में, और यही आज की इस घटना में हुआ। आज की घटना देखिए, लिव इन रिलेशन का जो हश्र होता है, जो मैं बार बार आपको बता चुका हूं, 95% लिविंग रिलेशंस में लड़की की हत्या हुई है। यानी लिविंग रिलेशन में होने वाली हत्याओं में 95% लड़कियां मारी गई हैं, सिर्फ 5% लड़कों की हत्या हुई है। इतने लंबे समय तक लिव इन में रहने वाले जोड़े में लंबा समय इसलिए ज़्यादा लगता है कि शादी न करने के 100 बहाने, चाहे इधर से और चाहे उधर से 100 बहाने हैं कि शादी अभी नहीं कर सकते, थोड़ा दिन और वेट कर लिया जाए। और फिर अपना सब कुछ लुटाने के बाद लड़की शादी का दबाव बनाने लगती है। लड़का अच्छा दबाव बनाने लगती है, और इसी दबाव में वो मारी जाती है। जब लड़के को ये लगता है कि ये तो शादी की जिद कर रही है, गले पड़ जाएगी, हमारी स्वेच्छाचारिता में खलल होगा, इसलिए उसको रास्ते से हटा देते हैं। सवाल ये है कि 2 पार्टनर हैं, लड़की ही शादी का दबाव क्यों बनाती है? कारण उसका ये है, लड़के क्यों बनाएंगे शादी का दबाव? बिना शादी के उन्हें सारा सुख और आनंद मिल रहा है, वो क्यों शादी के लिए दबाव बनाएंगे? लुटती पिटती तो लड़की है। 5% लड़के क्यों मारे गए लिव इन रिलेशन में? जैसे उनके लिविंग रिलेशन का घर वालों को पता लग गया, घर वालों ने, सिंसियर लोग होंगे तो ये दबाव दिया कि भाई इतने दिन से उसके साथ 2 साल से रह रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। हमसे भी 10 लोग पूछते हैं, क्या जवाब देंगे, क्यों नहीं उससे शादी कर लेते? तब लड़के शादी के लिए इस दबाव में, परिवार के दबाव में या समाज के दबाव में, लड़के शादी करने का दबाव बनाते हैं। और फिर लड़की को ये लगता है कि हमारी स्वेच्छाचारिता में खलल होगा अगर इसने शादी कर ली, तब वो किसी दूसरे अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा देती है। ये भी मैंने आपको बहुत ढेर सारे एपिसोड्स में बताया है। मैंने इनफैक्ट लिव इन पे एक पूरी सीरीज की थी एपिसोड्स की, और जिनमें एक को छोड़कर उस पूरी सीरीज में सभी लिव इन रिलेशंस में लड़कियों की हत्या हुई थी। सबसे खराब बात इसमें यह है कि ये सारी हत्याएं बड़ी निर्ममता से हुई हैं। 2 साल के लिव इन रिलेशन में, 3 साल के, 4 साल के, लेकिन जब हत्या की तो बहुत निर्ममता से की गई। आप सब जानते हैं श्रद्धा आफ्ताब का 35 टुकड़े किए गए। दूसरे, वो जो लड़की दिल्ली में और मारी गई थी, उसकी लाश फ्रिज में रख दी, मारने के बाद फ्रिज में डाल दी। और एक एपिसोड में मैंने एक किस्सा बंबई का बताया था। करीब 2.5 साल लिव इन में रहने के बाद लड़के ने लड़की को मारा, मारने के बाद उसके 50 टुकड़े किए, और हर दिन 4-5 टुकड़ों को कुकर में बॉयल करता था। ठंडा करके वो बॉइल्ड पीस ऑफ ह्यूमन फ्लैश उसको पॉलीथीन में रख के नीचे स्ट्रीट डॉग्स को खिलाता था। अब आप सोचिए, मतलब निर्ममता की सारी सीमाएं तोड़ी गई। मैं वो एपिसोड नंबर्स आपको बताता हूं। आप जो सुने हैं सुधी श्रोता, उन्हें आवश्यकता नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग जो न्यू कमर हैं वो ज़रूर देखें कि किस तरह लिव इन रिलेशन में 2-2, 3-3, 4-4 साल लिव इन रिलेशन में रहने के बाद लड़की की हत्या हुई, लेकिन कितनी निर्ममता से हुई। ये एपिसोड हैं 672, 668, 687, 758, 770, 783, 795, 842, 849,
874। इनके सबके आई बटन थोड़ी थोड़ी देर में किस्सा गोई में आप देखेंगे, या इन्हें आप अपने से सीरीज में निकाल कर इन्हें सुनिएगा। देखिएगा कितनी निर्ममता से ये हत्याएं की गई हैं। देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि जिस लड़की के साथ या जिस लड़के के साथ 3-4 साल से, 3 साल से, 2 साल से या फिर 1 साल से कोई रह रहा है, 2-3 बहुत पिक्यूलियर फीचर्स हैं लिव इन रिलेशन में रहने वालों के लिए। पहला, ये एकाकी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ये जहां रहेंगे, फ्लैट में या रूम पे या जहां कहीं भी रिहाइश होगी, ये अकेले रहेंगे। मतलब ये लड़का लड़की दोनों रहेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा। न लड़की के घर वाले, न लड़के के घर वाले, न लड़की के माँ बाप, न लड़की के भाई बहन, कोई नहीं, सिर्फ ये 2 लोग रहेंगे और कई कई साल एक साथ ही रहते हैं, 2 और सिर्फ 2 लोग। तो बड़ा नेचुरल है कि 3 साल से रह रहे हैं तो 3 साल से कोई पूजा पाठ तो वहां होगा नहीं, सत्यनारायण जी की कथा वहां होगी नहीं। जो 3 साल से या 2 साल से जो कुछ भी वो हो रहा है, आप सब समझते हैं, हमारे श्रोधी श्रोता सब जानते हैं। और इतनी इंटीमेसी के बाद जब हत्या होती है तो निर्ममता की पराकाष्ठा होती है। और कितनी, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है कितनी निर्ममता की गई है ऐसे लड़के द्वारा जो किसी लड़की के साथ लंबे समय से लिव इन रिलेशन में रह रहा था। अब ये समझ में नहीं आता कि इतने कोई चोरी छिपे मिलने की बात नहीं थी, खुलेआम रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, कई कई महीने, कई कई साल से रह रहे हैं, और अचानक इतना मनोवैज्ञानिक असर या फिर ऐसा मानसिक बदलाव या ऐसा बदले की भावना कहां से उपज जाती। मतलब किसी से इंटीमेट रिलेशन हो, जैसे बाप बेटे का है, छोटे बच्चे को सीने से चिपका के पिता घूम रहा है, समाज देख रहा है कि अपने बच्चे को बहुत मानता है, लेकिन ऐसा कौन सा मानसिक बदलाव या मनोवैज्ञानिक बदलाव हो जाता है इन लड़का लड़की के बीच कि लड़की को जब मारते हैं तो सारी हदें पार करके मारते हैं। आज वाले क्राइम में, यानी आज जो वाकया आपको मैंने सुनाया है, उसमें दोनों के नाम आपराधिक रिकॉर्ड थे और लड़का पढ़ा लिखा था, देश विदेश घूमा हुआ था, लड़की भी स्मार्ट थी। 3 मुकदमे देह व्यापार का, आप समझ सकते हैं कि देह व्यापार में लिप्त होना या एक सेंटर का संचालन करना, शार्प होगी तभी, कितने लोगों को मैनेज करती होगी तब वो उसका धंधा वहाँ पर चलता होगा, और धंधे में जाने कितने लोग अपना हिस्सा लेते होंगे, लेकिन फिर भी पकड़ी गई और 3-3 मुकदमे कायम हुए। और जब ये पकड़ा गया विपुल आर्म्स एक्ट में, हथियारों की तस्करी में, नशे के कारोबार में, पुलिस ने पीछा शुरू किया। उधर रुखसार का पुलिस ने पीछा शुरू किया तो इन दोनों ने दिल्ली की तरफ मुंह किया और दिल्ली में एक फ्लैट ले लिया। लेकिन जब रुखसार को विपुल ने मारा तो कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने दिनों तक लिव इन में रहने का यही हश्र हुआ है। मैंने इतनी घटनाएं आपको जो सुनाई हैं, आप सुनिए जरूर, 1-2 सैंपल के तौर पर सुन के देखिए कि लिव इन का हश्र क्या क्या होता है। कानूनी पहलू भी मैंने बहुत बताए हैं कि लिव इन रिलेशन को 2010 के सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद जब से इसे जायज़ ठहरा दिया गया, ये मतलब अब मैं क्या बताऊं, ये कोई जगह नहीं बची ऐसी, शहर भी और देहात भी, जहां लिव इन रिलेशन के किस्से आसपास के लोगों को न पता हो। तो जो भी लिव इन रिलेशन में है उन्हें पूरी सावधानी रखनी चाहिए, खासकर लड़कियों को, क्योंकि मर्द वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएगा। देखिए, मैं जानता हूं अभी कुछ लोग हमारे जो सुधी श्रोता हैं वो टिप्पणी जरूर करेंगे
कि आप क्यों मर्दों के पीछे पड़े हैं। देखिए, सच्चाई आप भी जानते हैं, सच्चाई मैं भी जानता हूँ। मैं नंगी सच्चाई इसलिए जानता हूँ कि मैं इतने दिनों तक पुलिस में रहा हूँ। इतने दिनों तक मैंने समाज को नंगी आंखों से देखा है। आपके पास तो कोई भी जाएगा तो वो पूरा बहुरूपिये के वेश में जाएगा, आप समझेंगे बड़ा सीधा आदमी, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा दयालु आदमी है, बड़ा लोगों की मदद करता है। लेकिन जब पुलिस में वाकये आते हैं और दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, तब असलियत का पता लगता है, कौन कितने पानी में है। तो ये अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आते। जैसे ही लगता है कि ये गले पड़ जाएगी, रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि स्वेच्छाचारिता मर्दों के खून में है। नई तितली अगर बाग में दिखाई पड़ गई तो उसके पीछे पकड़ने के लिए भागेंगे जरूर। जैसे छोटे छोटे बच्चे अगर आप देखें या अपने बचपन में देखें, बहुत छोटे 5, 6, 7 साल के बच्चे हों और आप किसी पार्क में या घर में ही आप उसको तितली उड़ती हुई दिखाई पड़ जाए तो बच्चा प्राण छोड़कर तितली के पीछे भागता है कि कैसे पकड़ा जाएगा। नहीं पकड़ पाता, माँ बाप से रोएगा, मुझे तितली चाहिए। वैसे ही मेल मेंटलिटी होती है, कोई जाहिर करता है, कोई नहीं जाहिर करता है, किसी का पकड़ में आ जाता है, किसी का मरते दम तक पकड़ में नहीं आता है। लेकिन यही मेल मेंटलिटी है और इसीलिए वो ये बंधन स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि 3 साल से जिसके साथ रह रहे हैं, जिंदगी भर के लिए क्यों अपने गले में घंटी बांधें। इसीलिए वो निकाल कर फेंक देता है और फिर नए प्रोस्पेक्टिव्स की तलाश में लग जाता है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।